हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को देखे थे और उसमें जो कन्वर्जन था उस कन्वर्जन को देखे थे। इस क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, मतलब राष्ट्रीय आय को की गणना करने के लिए जो जितनी सारी विधियां हैं उन विधियों को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, फिर है प्रोडक्ट मेथड, फिर है इनकम मेथड और नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग कंजम्पशन सेविंग मेथड भी कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला विधि है उसको कहा जाता है मूल्य वृद्धि विधि, अगला है उत्पादन विधि, फिर है आय विधि और उसके बाद है व्यय विधि। जो व्यय विधि है उसको उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि को देखते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट मार्केट प्राइस। तो हम लोग जो कन्वर्जन किए थे उसमें ये बताए थे कि हम लोगों को जब ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो हम लोग माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो GVA एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हम लोगों को NVA एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और जो अनुदान है उसको प्लस कर देंगे। तो हम लोगों को मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालेंगे। ये जो GVA है, GVA एट मार्केट प्राइस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो GVA एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। मतलब कि जो गुड्स था उस गुड का जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मध्यवर्ती जो उपभोग था उसके साथ हमको उसको माइनस करना पड़ता है। यानी जो रॉ मटेरियल्स है उसके साथ हम उसको माइनस करेंगे। अब मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकालेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। ये जो डेल्टा है ये चेंज को बताता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो ये करके हम लोग पूरा निकालेंगे GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करके नेट वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करके नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। सो ये होता है आपका पहला मेथड जिसको कि वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, GDP-MP दिया हुआ है, हम लोगों को NNP-FC में जाना है। मतलब पहले हम लोगों को ग्रॉस को नेट में चेंज करना पड़ेगा, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो NDP-MP आएगा। इस NDP-MP में प्लस NFIA करेंगे तो NNP-MP आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हम लोग अब इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडीज को प्लस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों को मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो GDP-MP है वो कैसे निकलेगा। GDP-MP निकालने के लिए हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में प्राइमरी सेक्टर का प्लस GVA-MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVA-MP ऑफ टर्शरी सेक्टर करना पड़ेगा। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और जो तृतीय क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस में वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो जब ग्रॉस वैल्यू एडेड इन तीनों क्षेत्र का प्लस हो जाएगा तो हम लोगों को GDP-MP मिल जाएगा। और इस GDP-MP के मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके NDP निकालेंगे, फिर उसमें NFIA को प्लस करके NNP निकालेंगे, फिर अप्रत्यक्ष कर को माइनस करके और अनुदान को प्लस करके NNP-FC निकालेंगे। अगला है हमारा इनकम मेथड, आय विधि। आय विधि में हम क्या करेंगे,
जो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को NDPFC मिल जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर हम लोगों को शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। उसमें जब हम लोग NFIA को प्लस करेंगे तो हम लोगों को NNPFC मिल जाएगा, मतलब कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पे हमको मिल जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मतलब कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है वो क्या होता है, उसमें उनके वेजेस एंड सैलरीज आते हैं, पेमेंट आते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी यानी उनका पेंशन आ जाता, PF आ जाता है, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, वो सारी चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ जाती हैं। फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में वो सारे इनकम जो कि एक प्रॉपर्टी से या फिर एक एंटरप्रेन्योर की जो इनकम है वो उसमें आ जाती है। तो उसमें क्या क्या आएगा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। ठीक है, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट्स हो जाता है। अब अगेन इस प्रॉफिट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होता है डिविडेंड्स, दूसरा होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहा जाता है। सो जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड यानी कि लाभांश, लाभांश क्या होता है, प्रॉफिट का, लाभ का वो पार्ट होता है जिसको कि हम लोग शेयर होल्डर्स को देते हैं। फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मतलब कि निगम कर, निगम कर वो होता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होता है जिसको कि हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं प्रॉफिट टैक्स के माध्यम से। और फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त लाभ क्या होता है, वो लाभ होता है जिसको कि हम लोग बचत करके रखते हैं। प्रॉफिट का वो लाभ पार्ट होता है जिसको हम लोग बचत करके रखते हैं काई के लिए, फ्यूचर इमरजेंसीज में। अगर फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी आ गई तो उस इमरजेंसी में उसको यूज़ करने के लिए हम लोग इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रखते हैं। फिर है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम मतलब मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होती है, इनकम होती है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का जो कि अपने खुद के लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यूज़ करके जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। इफ़ सपोज मेरा खुद का लैंड है, उस खुद की ज़मीन में मैं खुद से अपना काम कर रही हूँ, मैं खुद वहाँ जाकर के काम कर रही हूँ, उसमें जो पूंजी लगेगी वो पूंजी भी मैं ही दे रही हूँ, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो, और मैं ही उस पूरी कंपनी की ओनर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज मैं बनाऊंगी उससे जो भी मुझे इनकम मिलेगा वो मेरे मिक्स्ड इनकम में आएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। जब हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम अर्नड इनकम होता है। अर्नड इनकम मतलब कि हमने अपनी कुछ सेवाएं दी, उन सेवाओं के बदले में जो हमको इनकम मिला वो फैक्टर इनकम होता है। ठीक है, ये बाइलैटरल होता है। बाइलैटरल मतलब कि 2 तरफा होता है, हमने अपनी सेवाएं दी, मैंने अपना लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, उसके बदले में मुझे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस मिले, तो ये बाइलैटरल हुआ। और दूसरा ये है कि ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड करते हैं। जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसमें हम लोग ये जो साधन आय होता है, जो फैक्टर इनकम होता है, उसको इंक्लूड करते हैं। तो फैक्टर इनकम्स के एग्जांपल हो जाएंगे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगला है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम मतलब हस्तांतरण आय कहते हैं इसको। ये अर्न इनकम नहीं होता, ये अनअर्न्ड इनकम होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफ़र इनकम हमें तब मिलता है जिसके बदले में हमने कुछ सर्विस अपनी नहीं दी है। ये यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें, जो बेरोज़गारी भत्ता हो गया, हम लोगों को जो हमारे पेरेंट्स पॉकेट एक्सपेंसेस देते हैं, और जो ओल्ड एज पेंशन जो सरकार देती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। इसको हम लोग हस्तांतरण आय कहते हैं। इसके बदले में हम कुछ अपनी सेवाएं नहीं देते हैं।
इकोनॉमी को। और क्योंकि हम अपनी कोई सेवाएं नहीं दे रहे हैं, ये एक वन साइडेड इनकम है, इसीलिए इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर अगला जो मेथड आता है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि, जिसको कि हम लोग कंजप्शन सेविंग मेथड भी कहते हैं, उपभोग बचत विधि भी इसको कहते हैं। ये कैसे निकलेगा? इसमें हम लोग पहले फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करेंगे। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हम लोगों को जीडीपी एमपी मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में, बाजार कीमत पर हम लोगों को सकल घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हम लोगों को एनडीपी एमपी मिलेगा। यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ माइनस आ गया है, एनडीपी एमपी मिलेगा। फिर हम लोग उसमें प्लस एनएफआईए करेंगे तो ये एनएनपी एमपी हमको मिल जाएगा। अब जो एनएनपी एमपी मिला है उसमें माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज को करेंगे तो एनएनपी एफसी मिल जाएगा। मतलब साधन कीमत लागत पर, साधन लागत पर हम लोगों को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात, ये तीनों को हम करेंगे तो हम लोगों को सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो एक्स माइनस एम है ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स को बताता है। अब हम लोग ये देखते हैं जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, मतलब अंतिम उपभोग व्यय में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अंतिम उपभोग व्यय में आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोगों को फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण ये कैसे मिलेगा? इसमें हम लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स करना है। तो चेंज इन स्टॉक्स हम लोग देख चुके थे पहले। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक्स माइनस ओपनिंग स्टॉक्स। और जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उसके अंदर आएगा बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड्स। ठीक है, मतलब जो बिजनेस फर्म्स का जो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण है, वो इसमें इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद सरकारी पूंजी निर्माण इसके अंतर्गत आएगा। और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। तो जब हम लोग इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक टर्म था नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात में क्या होगा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, निर्यात को माइनस कर देंगे आयात से। तो ये हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर चारों मेथड्स को एक साथ देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैल्यू एडेड मेथड को बता रहा है, ये प्रोडक्ट मेथड को बता रहा है, ये इनकम मेथड को बता रहा है और ये एक्सपेंडिचर मेथड को बता रहा है कि कैसे चारों मेथड्स एक साथ हम लोगों को जीडीपी से, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी तक पहुंचा रहा है। देखो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग जीवीए एमपी से एनवीए एफसी पे जा रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड में हम लोग जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे जा रहे हैं, इनकम मेथड पे हम लोग एनडीपी एफसी से एनएनपी एफसी पे जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर मेथड पे फिर से हम लोग जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पर जा रहे हैं। अगला है प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए।
तो पहला है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, उन सारे सेकेंड हैंड गुड्स का जो हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं और परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड नहीं करते। देन services for self consumption is not considered while estimating value added। जब हम लोग वैल्यू एडेड टेक्निक से, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, उस समय जो सेल्फ कंजप्शन, स्वयं के उपभोग के लिए जो भी सारी चीज़ें यूज़ होती है, जो भी सारी सेवाएं होती हैं, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। अगला है imputed rent on the owner's occupied house is taken into account। इसका मतलब ये है कि जो ओनर है, अगर मैं किसी घर की ओनर हूँ, जो मेरे खुद के घर का जो रेंट है, खुद के घर का जो किराया है, उस किराए को मैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करूँगी, क्योंकि उसके जो पैसे हैं वो मैं पे करती हूँ, वो किराया मैं देती हूँ सरकार को, इसलिए मैं उसको इंक्लूड करूँगी। फिर है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, हस्तांतरण आय, जो हमने पहले भी देख चुके हैं, जिसको हम ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं, वो इंक्लूड नहीं होता। फिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी? इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, जो इलीगल चीज़ें हैं उसके, जैसे थेफ्ट और गैम्बलिंग, जुआ खेलना, चोरी करना, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो भी इंक्लूड नहीं होता। इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स, अचानक से आपको कोई इनकम आ गई, जैसे लॉटरी टिकट लेने से जो अचानक से जो इनकम आ गई, उस इनकम को भी हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अप्रत्यक्ष कर, जिसमें सेल्स टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, ये सब मार्केट प्राइस में जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उस समय तो इंक्लूड होगा, लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे उस समय इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, जो हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, और हम लोग सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर को इसीलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकें, हटा सकें। डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है कि पहले एक बार एक गुड्स बन गई, फिनिश गुड बन गई, उसको हमने मार्केट में जब बेचा तो वो फाइनल गुड था, तो हमने उसको इंक्लूड कर दिया, लेकिन वही फाइनल गुड किसी और कंपनी के लिए तो इंटरमीडिएट गुड हो सकता है। जैसे कि हमने पहली क्लास में जो फार्मर्स वाला एग्जाम्पल देखा था, वीट का और ब्रेड प्रोड्यूसर का जो एग्जाम्पल देखा था, है ना, फाइनल गुड्स और रॉ मटेरियल्स जो थे और फाइनल गुड्स के बीच में जो एग्जाम्पल देखा था, वही यहाँ पर भी है कि जब वो वीट बना करके बेच रहा था वो उसका फाइनल गुड था, लेकिन उसी वीट को जब एक ब्रेड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर ने खरीदा तो वो वीट उसके लिए इंटरमीडिएट हो गया। तो जब ऑलरेडी फाइनल गुड्स में जब उस वीट को हम लोग इंक्लूड कर चुके थे, तो अगर वापस से हम लोग फिर से उस वीट की प्राइस को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, तो वो डबल काउंटिंग हो जाता है। तो हमको क्या करना होता है, डबल काउंटिंग को हटाना होता है, अवॉइड करना होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। ये जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर में हम लोग जो खर्चा करते हैं, जो मध्यवर्ती व्यय जो हम लोग करते हैं, उसको हम लोगों को हटाना होता है। नेशनल इनकम में उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है इज मेजरिंग नेशनल इनकम एंड इजी टास्क। क्या नेशनल इनकम को मेजर करना, राष्ट्रीय आय की जो गणना करना है, क्या वो इतना आसान होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब ये है कि वही चीज़ हम लोग पहले तो फाइनल एक्सपेंडिचर में उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन वही गुड जब इंटरमीडिएट में बन जाता है तो हम लोग उसको फिर से काउंट कर देते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है, एक चीज़ को दो बार या दो से ज़्यादा बार काउंट करना। फिर इनक्रेडिबल डेटा, कभी कभी ऐसा होता है जो डेटा हम लोग लेते हैं, जो डेटा मिलता है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए, वो सही डेटा नहीं होता, वो डेटा विश्वसनीय नहीं हो पाता, इसीलिए हमको उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मतलब हस्तांतरण आय।
हस्तांतरण आय को भी हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। फिर इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन फर्म्स, जो बाहर की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के द्वारा जो आय का जो जनरेट होता है, जो इनकम जनरेट होता है, जो आय आती है, उसको भी हम लोग को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। और फिर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मूल्यह्रास है, मशीनों की जो घिसावट व्यय है, उसको भी हम लोग कभी कभी गलती से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ले लेते हैं, जिसको कि नहीं लेना चाहिए, वो एक गलत अप्रोच होता है। अब है फैक्टर्स इफेक्टिंग नेशनल इनकम। वो सारे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जो कि नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। तो पहला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे उत्पादन के साधन हैं। इन चारों साधनों में से अगर कोई एक साधन भी अगर नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो उस चीज़ के एब्सेंस में कैलकुलेशन जो होगा नेशनल इनकम का, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर है टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो व्यवस्था है वो अगर अच्छे से पूर्ण रूप से ना मिले तो भी हमको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर हमको हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलती है तो हम लोग नेशनल इनकम को मैन्युअली करने के बजाय कंप्यूटर में फीड करके या किसी और चीज़ों में सॉफ्टवेयर में फीड करके निकाल सकते हैं। फिर गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेशनल इनकम के फैक्टर्स को इफेक्ट करने में, नेशनल इनकम को इफेक्ट करने में। कभी कभी बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत डेटा मिल जाता है या कुछ डेटा छूट जाता है, तो उसके कारण से भी हम लोग नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो ठीक से नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो राजनीतिक जो स्थिरता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ करप्शन जो होता है, करप्शन भी अवॉइड करना चाहिए। करप्शन भी अगर है तो भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेशनल इनकम को इफेक्ट करने के लिए। जो राष्ट्रीय आय के जो कारक हैं जिसके कारण वो प्रभावित हो रहा है, उस प्रभावी कारक में करप्शन जो है वो भी आता है। अगला देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की क्या क्या उपयोगिता है, वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग, बट ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग उसको देख रहे हैं, उसमें इनकम आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है, सेविंग आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो एक देश की, एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्पफुल होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अगला है स्टडीइंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का जो आर्थिक जो संरचना है, आर्थिक जो ढांचा कैसा है, उसको जानने के लिए हमको नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है। फिर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको भी देखने के लिए हमको नेशनल इनकम की ज़रूरत होती है। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक जो वेलफेयर है, आर्थिक हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, उसको भी देखने के लिए हमको राष्ट्रीय आय की ज़रूरत होती है। तो इन चारों चीज़ों को अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम लोग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s को ले सकते हैं। जब वहाँ पर अमेरिका में जब 1930s में डिप्रेशन आया था, जिसको हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि 1929 से लेकर के 1933 तक के अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो 104 बिलियन डॉलर से गिर करके 56 बिलियन डॉलर हो गई थी। तब हम लोग, जो ग्रेट डिप्रेशन था, उससे हम लोग ये देख सकते हैं, जब जीडीपी गिरी तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमको ये पता चल गया कि वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जब हमने देखा कि डिप्रेशन है तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमको वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा। कैसे स्ट्रक्चर को पढ़ा? क्योंकि डिप्रेशन आ गया था तो वहाँ पर हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक वेलफेयर को की स्टडी एक साथ की। कैसे? क्योंकि डिप्रेशन आ गया था तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट्स बढ़ गए थे, बैंकरप्सी आ गई थी, बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे थे, स्टॉक मार्केट गिर गया था। तो हम क्या करेंगे, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाएंगे। हमको इस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी के लिए पॉलिसी बनानी थी जिससे कि वो डिप्रेशन से निकल के, डिप्रेशन वाले फेज से निकल के रिकवरी में आए। रिकवरी के बाद फिर वो धीरे धीरे
प्रोस्पेरिटी में आया और फिर पीक में आए। तो यहाँ पे हमको इसीलिए नेशनल इनकम को जानने की ज़रूरत पड़ी। फिर है सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन। जो सोशल अकाउंटिंग है उसमें भी हम लोगों को नेशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन मतलब कि इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमने पहले भी देखा था। प्राइमरी सेक्टर देखा था, सेकेंडरी सेक्टर देखा था, टर्शरी सेक्टर देखा था। तो वो जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों के बीच में जब हमको कंपेयर करना रहेगा उस समय भी हम लोग नेशनल इनकम के थ्रू उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगला, मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन्स। अगर हमको इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ कंपेयर करना है, तुलना करना है, उसमें भी हम लोग हमारे देश की जीडीपी और उनके देश की जीडीपी के थ्रू उसकी तुलना कर सकते हैं। फिर लिविंग स्टैंडर्ड, बिजनेस डिसीजन। लिविंग स्टैंडर्ड, एक देश की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है रहने का, उसको भी हम जीडीपी के थ्रू देख सकते हैं। और जब हम कुछ बिजनेस डिसीजंस लेते हैं उस समय भी हमको नेशनल इनकम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट है हेल्पफुल इन रिमूविंग इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो आय का जो वितरण होगा, तो आय के असमान वितरण को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए भी नेशनल इनकम हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को वो हेल्प करता है। अब बहुत सारे प्रिकॉशंस देख लिए, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टिंग देख लिए, इम्पोर्टेंस भी देख ली, तो बट ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी। तो क्या कमी है? पहला कमी है इलिटरेसी। इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी होना, डाटा का अपर्याप्त मात्रा में स्टैटिस्टिकल डेटा होना, जो मेजरमेंट टेक्निक है, एरर होना मेजरमेंट टेक्निक में, और जो इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, सही तरीके से अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से नेशनल इनकम में बहुत सारी कमियां भी आ जाती है। ये जो है ये हमको ये बता रहा है कि हमारे इंडिया में नेशनल इनकम को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो है वो हम लोग देख रहे हैं, जिनका नाम लिखा है वो है दादा भाई नारोजी। इन्होंने 1867-68 में पर कैपिटा इनकम को बताया था, और इन्होंने पर कैपिटा इनकम को 20 रुपीज़ बताया था। तो सबसे पहले नेशनल इनकम को बताने वाले जो इंडिया में जिन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम को बताया था वो थे दादा भाई नारोजी। उसके बाद प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव। प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव ने 1931-32 में नेशनल इनकम के लिए बताया था इन्होंने कि जो पर कैपिटा इनकम है वो है ₹62। इनका जो मेथड था वो थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड था, बट ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं था, इसीलिए हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं किए। बट जो फर्स्ट ऑफिशियल मेथड था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वो था नेशनल इनकम कमेटी का। ये जो नेशनल इनकम कमेटी है इसको प्रोफेसर पी.सी. महलनोबिस ने बताया था 1949 में। पी.सी. महलनोबिस वही हैं जिनके मॉडल के बेसिस पे इंडिया का सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था। तो इनके हेडशिप में नेशनल इनकम कमेटी ने पी.सी. महलनोबिस की हेडशिप में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की थी। फिर इंडिया में जो नेशनल इनकम का जो फॉर्मुलेशन हुआ था वो था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में आया था। अब इसका नाम जो करंट में इसका नेम है दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO। सेकेंड में 1951 में इसका नेम चेंज होकर के CSO हो गया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इंडिया में नेशनल इनकम से रिलेटेड या नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है CSO। CSO के 2 ब्रांचेस हैं, एक है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 1950 में आया था, और दूसरा है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1951 में आया था। तो इंडिया में अब एट प्रेजेंट जो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो
CSO देखता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब पार्ट्स हैं, वो सारे सब पार्ट्स जो हैं एक साथ काम करके इंडिया में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट था, उसके लिमिटेशंस, इम्पॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो बेसिक जो है नेशनल इनकम का, वो था उसका कन्वर्जन। अगर हम लोग कन्वर्जन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेजरमेंट जब करने आएगा, जब कैलकुलेशन आता है मेजरमेंट का, तो वो बहुत ईजीली हमसे बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कन्वर्जन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर मेजरमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग सोशल अकाउंटिंग को देखेंगे। सामाजिक लेखा क्या होता है, उसके कौन कौन से तत्व हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।